10वीं कक्षा हिंदी। बच्चों, ये वीडियो में हम हमारे हिंदी किताब के रीढ़ की हड्डी ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। एक एकांगी है, इसे लिखा जगदीश चंद्र माथुर जी। लेखक का परिचय। इनका जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर में हुआ और इनकी मृत्यु 1978 में हुई। परिचय। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। वरिष्ठ यानी बहुत ही ऊंचे लेवल के, हाई क्लास के साहित्यकार, यानी लिटरेचर के फील्ड में जो व्यक्ति होते हैं उन्हें साहित्यकार कहते हैं, और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आकाशवाणी रेडियो, उसमें काम करते हुए उन्होंने हिंदी को पॉपुलर बनाने का बहुत काम किया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, मतलब वो नाटक लिखने में, ड्रामास, प्ले राइट के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रमुख कृतियाँ उन्होंने लिखा हुआ मेन बुक्स का नाम कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया वगैरह वगैरह आदि। और हमारा ये जो एकांगी है वो भोर का तारा नामक पुस्तक है, उसमें से लिया हुआ है। गद्य संबंधी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन के बारे में। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। एकांगी यानी छोटा सा ड्रामा होता है जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते। तो इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी स्त्री शिक्षा मीन्स गर्ल एजुकेशन या लेडीज़ एजुकेशन के बारे में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको बताया हुआ है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। दकियानुसी समाज या दकियानुसी विचार रखने वाले समाज क्या होता है? पुराने ख्यालों को पकड़कर रहने वाले, पुराने ख्यालों वाले जो विचार है उस लोगों के या उस समाज के प्रति उन पर वार करते हुए, उनके खिलाफ कहते हुए लेखक ने नारी सम्मान, औरतों के इज्जत के बारे में, औरतों के सम्मान का क्या महत्व है उस बारे में कहने की कोशिश की है। इस एकांगी के पात्र यानी कैरेक्टर्स। उमा, वो एक सुशिक्षित युवती है। सुशिक्षित यानी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। युवती यानी यंग लेडी। राम स्वरूप, उमा के पिता। प्रेमा, उमा की माँ का नाम है। शंकर एक युवक है, युवक यानी एक यंग मैन। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं। और रतन है राम स्वरूप का नौकर। पहला जो रंगमंच, जो स्टेज में पहला सीन, एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह आधेड़ उम्र के हैं। एक कमरा दिखाई दे रहा है और उस कमरे के दरवाजे से अंदर के तरफ से बाहर आते हुए एक महाशय जिनका पीठ नजर आ रहे हैं, यानी पीठ को सामने दिखाते हुए उल्टे उल्टे आ रहे हैं वो, और वो एक आधेड़ उम्र के हैं, मतलब एक और थोड़ा एज ज़्यादा, यानी यंग एज नहीं है, मिडिल एज के बाद का उम्र के हैं, मिडिल एज भी क्रॉस किए हुए हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। वो व्यक्ति एक तख्त क्या होता है? लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी, जो बैठने का, जैसे हम दीवान वगैरह होता है हमारे घर में, जो दीवान डालते हैं लोगों को आकर बैठने के लिए, वैसा एक सीट लकड़ी के बनाए हुए,
वो लेकर उसको पकड़ते हुए कमरे में उल्टे उल्टे पैर रखकर आ रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है और उस तख्त का दूसरा सिरा, दूसरा एंड उनके नौकर पकड़े हैं। तो नौकर कमरे के अंदर सीधे सीधे चल रहे हैं, तो जो आधेड़ उम्र के जो व्यक्ति हैं वो उल्टे उल्टे चल रहे हैं, यानी वो तख्त के सामने का हिस्सा उल्टा खड़े रहकर पकड़े हुए हैं। उल्टा खड़े रहकर मतलब अंदर के रूम की तरफ, कमरे की तरफ मुंह करते हुए। रामस्वरूप, रामस्वरूप वो जो आधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम है। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। तो रामस्वरूप अपने नौकर को बता रहा है किस तरह तख्त को लाकर रखना है, और उस तख्त को रखने की आवाज आती है। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में, तेज आवाज में मीन्स थोड़ा गुस्से से। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बांट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा तू साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? तो रामस्वरूप थोड़ा गुस्से से बोला, और फिर क्या करना है, इतना पसीना बहकर अंदर से ये जो तख्त लेकर आया, तो तख्त को यहाँ पर रखकर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर अच्छे से रखने के लिए तो लाया होगा। जब ईश्वर के पास, भगवान के पास अकल बांट रही थी तो तू क्या देर से पहुंचा क्या? मतलब तुझे अकल नहीं है क्या? रतन तख्त बिछाता है, तख्त बिछाता है, यानी वो जो सीट को लाकर रखते हैं और उसके कुशन वगैरह जो कुछ भी उसके ऊपर डालना है डाल देते हैं, और ही हंसते हुए वो तख्त बिछाते हैं। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, दरी क्या होता है? कारपेट, जो सुंदर सा कारपेट। और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। तो रतन को रामस्वरूप फिर से ऑर्डर देता है कि बीबी जी के कमरे से जाकर हारमोनियम और सितार लेकर आ। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, और पति पत्नी यानी रामस्वरूप और उनकी पत्नी दोनों मिलकर तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, प्रेमा कौन है? रामस्वरूप की पत्नी। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी पड़ी है। रामस्वरूप क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? तो यहाँ पर सिचुएशन देखकर आप समझ सकते हैं कि उमा को देखने के लिए, जो रामस्वरूप और प्रेम की जो बेटी है उमा, उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तो प्रेमा कहती है कि तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुगा के पड़ी है, क्या हो गया? तो प्रेमा जी कहा कि तुमने तो कहा था थोड़ा करीने से नीचे, मतलब ठीक ठाक तरीके से नीचे लाने। हाँ, तो रामस्वरूप बोला उसे कहिए कि थोड़ा ज़रा करीने से आए। करीने से मतलब थोड़ा तरीके से, थोड़ा ढंग से आए, क्योंकि वो जो देखने वाले लड़के वाले जो आ रहे हैं उन लोग ऐसे ही है, खुद बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि लड़की बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हो। बड़े बड़े सोसाइटी में जाते, खुद वकील है, फिर भी उनके जो सोच है बहुत ही पुराने हैं। तो प्रेमा जी पूछते हैं कि और लड़का? रामस्वरूप, बाप बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तो लड़का भी पढ़े लिखे हैं, बाप अगर वकील है तो बेटा डॉक्टर बन रहा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए। और कहता है कि शादी एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। नौकर ने रामस्वरूप को आवाज दी है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से।
हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तो मेहमान लोग जो आ रहे थे उनको देखकर रतन ने आवाज़ दिया रामस्वरूप को। रामस्वरूप जल्दी से उनको देखते ही बोला, प्रेमा वो लोग आ गए हैं, तुम जरा उमा को समझा देना। इतना बोलकर हाँ थोड़ा गा देगी, मतलब मेहमानों के सामने थोड़ा गाना भी ना कर लेगी। तो मेहमान को बिठा देते हैं और पूछते हैं कि मकान ढूंढने में, घर ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, खकार कर मतलब गला साफ करते हुए, खखार कर ऐसा करते हो ना, वैसा गला साफ करते हुए कहा, नहीं तांगे वाला जानता था रास्ता मिलना कैसे नहीं। तो तांगे वाले को पता था कि आपका घर कहाँ पर है, तो रास्ता कैसे नहीं मिलते। रामस्वरूप हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मतलब लड़के की तरफ देखते हुए पूछा, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो ऐसे हालचाल पूछ रहे हैं। शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में आया था। वीकेंड यानी सैटरडे संडे का जो टाइम होता है, तो वहाँ कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है, वीकेंड में आया है। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर हाँ 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 जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो इस तरह रामस्वरूप शंकर जी से, शंकर जो लड़का है उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। आपका कोर्स ख़त्म होने को कितना टाइम होगा? शंकर कहते कि साल 2 साल बाकी हैं। तो शंकर कहता है कि एक आध साल का तो मार्जिन रखता हूँ, मतलब कम से कम एक आध साल कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो इतने में गोपाल प्रसाद अपने जो बात करने का आवाज़ तरीका जो बदलते हुए बोला, तो फिर साहब चलो बिजनेस की बात करते हैं, यानी कि सीरियस हो गया। सीरियस होकर बोलने लगा, बहुत ही गौरव से बोला कि चलो अभी बिजनेस की बात करते हैं। रामस्वरूप चौंक कर, यानी इतना जल्दी सीरियस हो गया तो इनको भी थोड़ा शॉक्ड हो गया। बोला बिजनेस? तो बिजनेस क्या है, किस बिजनेस की बात है, वो उनको पहले समझ में नहीं आया। तो उसके बाद उनको समझ में आया ये दहेज की वगैरह बात कर रहे हैं, तो समझ गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है बिजनेस की बात तो हो जाएगी, लेकिन नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद ये सब अब क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ यानी तकलीफ़ या फॉर्मेलिटी, ये सब फॉर्मेलिटी किस बात की? रामस्वरूप हाँ हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। ऐसा बोलकर अंदर चले जाते हैं। क्या तकलीफ़ है? कुछ नहीं है, आप खा लीजिए, ये तो मेरी अच्छी नसीब है, बड़ी तकदीर है कि आप यहाँ पर आए। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। तो वैसा गोपाल प्रसाद गुस्से में बताते कि झुककर क्यों बैठे, शादी करने आए हो, कमर जरा सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त सची तो कहते हैं शंकर की बैकबोन, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। तो ये जब गोपाल प्रसाद शंकर को डांट रहे थे या सीधे बैठने के लिए कह रहे थे, तभी राम स्वरूप वहाँ पर नहीं थे, वो अंदर चले गए थे नाश्ता लाने के लिए। गोपाल प्रसाद आखिर अब माने नहीं, मतलब ये सब फॉर्मेलिटी के लिए कह रहे। हमने तो बोला कि आ, उनका कहने का मतलब है कि नाश्ता वाश्ता वगैरह किस लिए, फिर भी आप बात नहीं माने, लेकर आ गए। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, प्याला यानी उसका कप, कप में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती यानी वेस्टर्न या इंग्लिश, बाहर के अब्रोड की चाय पसंद है कि हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। मतलब दूध ज़्यादा चाहिए, मतलब उनके चाय में, और चीनी, चीनी यानी शक्कर, शुगर भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी,
तो उसने ऐसा मजाक छेड़ा, बोला कि अभी ज़्यादा चीनी यूज़ करने वाले के ऊपर सरकार अभी टैक्स लगाने वाले हैं। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। हाँ, सरकार कुछ भी करे, लेकिन अगर आमदनी बढ़ानी है तो क्या करनी चाहिए? सरकार को एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, यानी शंकर की तरफ चाय देते हुए बोला, वो क्या, मतलब कौन से टैक्स है? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। इन लोग मजाक मस्तियाँ कर रहे हैं, तो टैक्स किस पर लगाना चाहिए? खूबसूरती पर। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूँ भी ना करेंगे। मतलब ये ऐसा एक टैक्स है, देने वाले खुश होकर दे देंगे, चूँ भी नहीं करेंगे, चूँ तक नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, बिना कुछ आवाज़ किए ये टैक्स दे देंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। खूबसूरती का सवाल बहुत ही बेढब हो गया है। बेढब का मतलब है बहुत ही निराले ढंग का, बहुत ही अजीब तरीके का हो गया हुआ है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी ना था, मतलब खूबसूरती का सवाल ही नहीं होता था, लोग इतना खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते बढ़ाते हैं, लीजिए। और उन्होंने क्या किया, तश्तरी जो लाए थे, जो चाय नाश्ता वगैरह लेकर आए, वो गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और बोलते हैं, लीजिए, मतलब उसमें जो लाए थे वो लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, तो तश्तरी में क्या लाए हैं? समोसा। कभी नहीं साहब, कभी नहीं, मतलब हमारे ज़माने में ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं था। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर शंकर की तरफ देखते हुए बोला, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर पूछा, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब शादी फिक्स करने के लिए खूबसूरती कितनी ज़रूरत है। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा तो मिल ही होना हो गया होगा। तो खूबसूरती के बारे में बोला तो पहले गोपाल प्रसाद जी ने बोला कि हाँ, वो इतना कोई मामला मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह तय करने की बात है तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि देखो ये बात दूसरी है, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत, यानी अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जायचा, जायचा क्या होता है? जन्म पत्र, मतलब कुंडली, बहुत ही ज़रूरी है कि वो मिलना चाहिए, तो मिल ही गया होगा, मतलब पहले ही लोगों ने कुंडली दे रखे होंगे, तो अब वो तो ज़रूर मिल गए होंगे। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिलना मिला हुआ समझिए। तो रामस्वरूप कहा, जी जायची की मिलना को तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के सामने या उनके चरणों पर रख दिया, बस समझ जाइए कि खुद ब खुद मिल गया। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाता है, लेकिन ये गोपाल प्रसाद को इतना ठीक नहीं लगा, वो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, बहुत ही सीरियस वॉइस में बोलने लग जाता है शंकर, लेकिन हंसते बैठा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। हाँ, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने विढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सिलाई पुराई वगैरह कर ले, मतलब सीना वगैरह सिलाना वगैरह जाने, बस उतना ही काफ़ी है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, मतलब टेबल को एक तरफ सरकाते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, मतलब चाय नाश्ता हो गया, अभी पान देना है। तो अंदर अपनी पत्नी को आवाज़ दिया कि ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, तो उमा अभी आती है आगे, सामने लड़की पान की जो तश्तरी यानी पान की जो प्लेट है वो लाकर, जो ट्रे में पान लेकर आया वो पिताजी को देते हैं। उस समय लड़का चेहरा ऊपर को उठ जाता है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो लड़की जब पान का तश्तरी जो पिताजी को देते हैं
तो लड़की का चेहरा ऊपर उठता है। तो बाप बेटे यानी गोपाल प्रसाद और शंकर लड़की का चेहरे को देखते हैं और लड़की के नाक पर एक चश्मा रखी हुई है, उस सुनहरी रिम वाला यानी गोल्डन रिम वाला चश्मा देखते ही बाप बेटे थोड़ा चौंक उठते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते, चश्मा? राम स्वरूप, जरा सकप का खर। सकप का ना मतलब थोड़ा हिचकिचाना, तो जरा हिचकिचाते हुए सकप का कर यानी हिचकिचाते हुए बोले, जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो राम स्वरूप बोला, पिछले महीने में उसकी आंखों में थोड़ा दर्द हो रही थी, तो इसके लिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब गोपाल प्रसाद और उनकी सोच में चश्मा लगाना सही नहीं है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, मतलब ये लड़की ज़्यादा पढ़ लिखने वजह से तो चश्मा लग गया तो नहीं है। राम स्वरूप, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, मतलब बताया ना मैंने कि ऐसा हुआ है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, यानी अभी थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट होना सेटिस्फाई हो गया, और कोमल स्वरूप में स्वर में यानी बहुत ही मुलायम या कोमल आवाज में बोले, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है, तो जो तख्त लेकर आके रखे थे उसके ऊपर जो सितार वगैरह रखे हैं, तो राम स्वरूप बोला, वहाँ पर बैठ जाओ। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो लड़की को पूरी तरीके से परख रहे हैं, बोला कि चलने में तो कुछ खराबी नहीं, ठीक ठाक चल रही है, चेहरे पर भी अच्छा छवि है, यानी थोड़ा निखार है। गाना वगैरह गाने के लिए बजाने के लिए सीखा है। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो माँ एक आध गीत सितार के साथ। तो इसका भी जवाब राम स्वरूप दे रहा है, बोला कि हाँ सीखा है, सितार बाजा दोनों सीखे हैं। और उमा को बोलते हैं कि कुछ गीत सुनाओ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो वो मीरा जो आप जानते हैं संत मीराबाई, मीरा जो श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ा भक्त थी, उनका मशहूर बहुत ही फेमस भजन मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गाना शुरू कर देती है। गाना गाते गाते उसकी आंखें शंकर की आंखों से टकराती है, जैसे वो शंकर को देखती है, वो अचानक गाना बंद कर देती है या गाने में गाना रुक जाती है। झेपती सी आंख मतलब शर्माती हुई आंखें, मतलब शंकर शर्मा कर बैठे हुए हैं, उसकी आंखें देखे, आंखों की तरफ आंख मिलाया तो तुरंत उमा गाना बंद कर देती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो उमा सितार नीचे रखती है और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, अभी रुक जाओ। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप, मतलब उनसे पूछते हैं कि तुम पेंटिंग वेंटिंग ड्राइंग वगैरह करने सीखी है क्या? तो उमा कुछ जवाब देती नहीं। राम स्वरूप, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। तो राम स्वरूप दिखा रहा है, जवाब वही दे रहा है, बोला हाँ वो तो बात बताना भूल ही गया, ये देखो दीवार पर जो कुत्ते वाली तस्वीर टांगी है वो इसने बनाया है, और उस दीवार का भी इसी ने बनाया है। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ, तो ये और बड़ाई बोलते जा रहे हैं कि सिलाई इसी की ही जवाबदारी है, सभी का कपड़े यही सिलाते हैं, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें तक। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे, कोई इनाम जीता है क्या? उमा चुप, उमा अभी भी कुछ बोलते नहीं। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए।
तो राम स्वरूप थोड़ा इशारा करने के लिए खास कर इशारा करते हैं कि चलो तुम जवाब दो, लेकिन उमा नीचे गर्दन झुकाए बैठी है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप तपक खाते हैं। तपक तकप खाते हैं मतलब तपक खाना बोलेगा तो हिचकिचाते हैं। राम स्वरूप एकदम उसके सामने थोड़ा हिचकिचाना चालू हो जाता है और गोपाल प्रसाद थोड़ा अधीर हो जाता है, उनको थोड़ा चिढ़ हो जाती है। अधीर होना मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाना, थोड़ा इम्पेशेंट हो जाना, या हम क्या बोलते हैं इम्पेशेंट होना मतलब सब्र नहीं रहना। राम स्वरूप जवाब दो उमा, गोपाल से। हाँ हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तो राम स्वरूप बोला उमा को बोला जवाब दो, और गोपाल से बोला अभी 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 सामने बैठी है ना, थोड़ा शर्माती है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में मतलब थोड़ा कठिन कठोर आवाज़ से बोला, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। गोपाल प्रसाद सॉरी उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, बहुत ही धीरे से बोले, लेकिन जो बोली वो मजबूत आवाज़ में फॉर्म वॉइस से बोली, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। तो बोली कि क्या मैं जवाब दूं बापूजी, बाबूजी मैं क्या जवाब दूं, जब कुर्सी मेज दुकान से जब बिकती है तो दुकानदार उससे कुछ पूछती नहीं, बस दिखा देते हैं, पसंद आ गया तो लेकर जाते हैं, वरना। ऐसा उतने में रुकाई। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और गुस्से से आवाज़ देते हैं, उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर मतलब बहुत ही अहंकार युक्त, मतलब बहुत ही अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बड़ा समझकर अहंकार से गुस्से से बोला कि बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में मतलब थोड़ा जोर के आवाज़ से बोला, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी गुस्से में आई और बोली कि जी हाँ, तो क्या आप इतने देर से नाप तोल कर रहे तो हमारी कोई बेइज्जती नहीं हो रही है। शंकर बाबूजी चलिए, शंकर इतने में बोला चलो हम जाते हैं। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। राम स्वरूप चुप है ये सुनकर। जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाकर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो उमा ऑलरेडी ही शंकर को जानते हैं, इस वजह से जब शंकर के साथ उसकी नज़रें टकराई तो वो अचानक चौकर गाना बंद कर दी थी। तो उमा बोले हाँ मैं पढ़ी हूँ, बीए पास किया है, इसमें कोई पाप मैंने नहीं किया, कोई चोरी भी नहीं किया, ना कि आपके पुत्र की तरह आपके बेटे की तरह लड़कियों के हॉस्टल में झांककर देखने के बाद उधर नौकरानी के पैर पे पकड़कर माफ़ी मांगकर भागने की ज़रूरत इसे पड़ी थी। इससे ज़रा पूछिए कि कैसा ये भागा था। रामस्वरूप उमा उमा गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, मतलब वो भी खड़े हो जाते हैं और गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, दगा मतलब धोखा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। मैट्रिक मतलब पहले ज़माने में जो एसएससी पास होना या 10th पास होना, उस टाइम पे मतलब हमारे लिए 10th पास होना एक लेवल है, तो पहले मैट्रिक पास होना एक लेवल तक होता था। 7वीं का पढ़ाई हो गया, मैट्रिक पास हो जाना बोलते थे। तो आपने कहा था कि आपकी बेटी मैट्रिक तक पढ़ी है, ये तो कॉलेज पढ़ चुकी है। उमा जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन मतलब ये तरीके से बैकबोन बोलकर लोग इसे चिढ़ाते हैं, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ उसके वजह से। तो आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं पूछिए। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासपन।
मतलब उनके चेहरे में तो बेबसी है, कुछ और नहीं कर पाता, हेल्पलेसनेस दिखाई दे रहे हैं। और उनके बेटे के चेहरे पर तो रुलासापन, मतलब अभी रो देगा ऐसा हालात है। दोनों बाहर चले जाते हैं, उमा सहसा चुप हो जाती हैं। दोनों चले जाते हैं घर से और उमा चुप रहती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो एकांगी है किस में से निकाले, कौन से बुक से, भोर का तारा नामक जो एकांगी संग्रह है उसमें से लिया हुआ है।